नमस्कार, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। देहरादून में रविवार को हुआ बड़ा हादसा, खाई में बस गिरने से 13 लोगों की मौत। समीर वानखेड़े के पिता ने अठावले से मुलाकात की। रामदास अठावले ने नवाब मलिक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। नीरज चोपड़ा को मिला SUV 700 का गोल्ड एडिशन। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने फोटो शेयर कर आनंद महिंद्रा को कहा शुक्रिया। पहली बार सामने आया तालिबान का सर्वोच्च नेता हैबतुल्ला। मदरसे में अपने लड़ाकों से की बात। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। विकासनगर में चक्राता के पास बस खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हो गए। इनमें से कुछ की हालात गंभीर बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस में सवार ज्यादातर लोग एक ही गाँव के रहने वाले थे। हादसा रविवार सुबह करीब 8 बजे का है। गाड़ी के 1300 फीट गहरी खाई में गिरते ही चीख पुकार मच गई। घायलों की चीख सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और बस के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। ग्रामीणों ने ही हादसे की सूचना पुलिस को दी। इसके तुरंत बाद पुलिस और SDRF की टीमें बचाव अभियान में जुट गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह हादसा ओवरलोडिंग की वजह से हुआ है। बस छोटी थी जिसमें 25 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि जिस रूट से यह बस गुजर रही थी वहां बसों की संख्या काफ़ी कम थी। ऐसे में बहुत सारे लोग एक ही बस में सवार हो गए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने हादसे पर शोक जताया है। धामी ने ट्वीट कर कहा कि चक्राता क्षेत्र के तहत बुल्हाड़ बायला मार्ग पर हुए हादसे पर शोक व्यक्त करता हूं। ईश्वर मृतकों की आत्मा को शांति और परिजनों को दुख सहने की शक्ति दे। जिला प्रशासन को बचाव और राहत कार्यों में तेजी लाने और घायलों को तुरंत इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। क्रूज ड्रग्स केस में NCB के जोनल हेड समीर वानखेड़े पर लग रहे आरोपों को लेकर उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने रामदास अठावले से मुलाकात की। इस मामले में अठावले ने समीर वानखेड़े के परिवार का समर्थन किया। अठावले ने समीर के पिता और पत्नी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक के आरोपों को बेबुनियाद बताया। समीर वानखेड़े के पिता ने कहा कि ना तो कभी मैंने और ना ही मेरे बेटे ने धर्मांतरण किया है। नवाब मलिक के सारे आरोप झूठे हैं। वानखेड़े के परिवार में समर्थन में आए। अठावले ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी पूरे दमखम से समीर वानखेड़े के साथ रहेगी। समीर वानखेड़े दलित समाज के और उन्हें आरक्षण लेने का अधिकार है। वो आरक्षण के माध्यम से IRS बने हैं। नवाब मलिक के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। अठावले ने कहा कि NCB अधिकारी समीर वानखेड़े पर जानबूझकर हमले किए जा रहे हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन के फोटो वायरल किए जा रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से मैं नवाब मलिक को बताना चाहता हूं कि आपको समीर वानखेड़े और उनके परिवार को बदनाम करने का षड्यंत्र रोकना चाहिए। आपको बता दें कि मलिक ने आरोप लगाया था कि NCB ने टारगेट करके क्रूज पर छापा मारा और 1300 लोगों में से सिर्फ 11 लोगों को हिरासत में लिया था। इन्हें पकड़ने के बाद NCB ऑफिस लाया गया और इनसे RN अरबाज और मुनमुन समेत 8 लोगों को अपने पास रखते हुए बाकी 3 आरोपियों को जाने दिया। आनंद महिंद्रा ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से किया वादा पूरा किया। आनंद महिंद्रा की तरफ से महिंद्रा की नई नवेली SUV 700 कार नीरज के पास पहुंच चुकी है। नीरज चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कार के साथ फोटो शेयर कर आनंद महिंद्रा का शुक्रिया किया है। उन्होंने जल्द ही कार चलाने की बात कही है। हरियाणा के पानीपत जिले के गांव खंडरा निवासी जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। नीरज के गोल्ड मेडल जीतने के बाद केंद्र सरकार के साथ हरियाणा और अन्य प्रदेशों की सरकारों ने करोड़ों रुपए के इनाम देने की घोषणा की। वहीं आनंद महिंद्रा ने भी नीरज चोपड़ा को नई नवेली SUV 700 गिफ्ट करने का वादा किया था। इस SUV को अभी तक सड़क पर नहीं देखा गया। आनंद महिंद्रा ने अपना वादा निभाते हुए शनिवार को SUV 700 नीरज चोपड़ा के खंडरा गांव स्थित पर पहुंचा दी है। नीरज चोपड़ा के लिए गिफ्ट की गई SUV 700 पर स्पेशल कस्टमाइजेशन की गई है। ब्लैक कलर की SUV पर नीरज का बेस्ट थ्रो 87.58 लिखा हुआ है।
इसके साथ नीरज का थ्रोइंग पोज भी बना हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्लाह के पहली बार सार्वजनिक रूप से सभी के सामने आने की बात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक अखुंदजादा ने पहली बार कंधार में अपने समर्थकों को संबोधित किया है। ये उसकी पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी। आपको बता दें कि अखुंदजादा तालिबान का सर्वोच्च नेता है। इसके अलावा सुप्रीम कमांडर भी है। अखुंदजादा की मौजूदगी का पता 2 दशक में अमेरिका भी नहीं लगा सका। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के कुछ दिन बाद तालिबान ने कहा था कि अखुंदजादा कंधार में ही है और वह जल्द ही सभी के सामने आएगा। तालिबान की सरकार बनने के दौरान भी माना जा रहा था कि अखुंदजादा सामने आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कंधार शुरू से ही तालिबान का गढ़ रहा है। तालिबान की रणनीति यहाँ से ही तय की जा रही है। बता दें कि हैबतुल्लाह अखुंदजादा 2016 से ही इस्लामी आंदोलन के आध्यात्मिक प्रमुख है। वो बेहद कम ही सार्वजनिक तौर पर सामने आता है। हालांकि तालिबान के सभी सर्वोच्च नेता इसी तरह से छिपकर रहे हैं। तालिबान की सरकार का गठन भी उसकी ही मर्जी के तहत किया गया। पिछले दिनों उसकी मौत तक की खबरें सामने आई थीं। हालांकि उसी की सार्वजनिक मौजूदगी की खबर से ये खबर झूठी साबित हो रही है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ से 75 मोटरसाइकिल सवारों की रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि और उनके राष्ट्रीय एकता और अखंडता के कार्य को स्मरण करता हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत को कमजोर करने के लिए रियासतों के ऊपर निर्णय छोड़ा था कि या तो वो भारत में विलय करें या पाकिस्तान में जाएं या स्वतंत्र देश बनाएं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के भारत के एकीकरण के अभियान से वे स्वतंत्र भारत के एकता और अखंडता के शिल्पी माने गए। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ यूं तो सहकारिता विभाग का कार्यक्रम था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सहित पूर्व सीएम हरीश रावत का जिक्र कर इसे पूरी तरह से सियासी रंग में रंग दिया। उनके निशाने पर कांग्रेस से ज्यादा पूर्व सीएम हरीश थे। उन्होंने रावत पर एक के बाद एक लगातार कई हमले किए। अब शाह के इन हमले के सियासी मायने टटोले जा रहे हैं। राज्य की राजनीति अब तक 2 प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रही है, जो एक के बाद एक सत्ता पर काबिज होती आई है और मिथक नहीं टूटा तो इस बार सत्ता का सुख भोगने की बारी कांग्रेस की है। ऐसे में शाह का कांग्रेस पर हमला बोलना राजनीतिक लिहाज से किसी को अचंभित नहीं करता, लेकिन जब शाह के निशाने पर कांग्रेस पार्टी से इतर पूर्व सीएम हरीश रावत आ गए तो इसके अलावा सियासी निकाले जाने लगे। कहा जा रहा है कि वर्तमान में जिस तरह से पूर्व सीएम रावत ने वापसी की है उसे भाजपा ज्यादा सचेत हो गई है। शाह पार्टी के दूसरे नेताओं पर भी हमले कर सकते थे, लेकिन उनके निशाने पर हरीश ही रहे। सियासी जानकारों का मानना है कि पंजाब की जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद हरीश रावत अब खुलकर खेल रहे हैं। उनकी सक्रियता से भाजपा असहज है। भाजपा यह मानकर चल रही है कि यदि उसने हरीश रावत को बांध दिया तो कांग्रेस को पार पाना आसान हो जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर एक बार फिर से हमला बोल दिया है। राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को सीधे चेतावनी दी है कि भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार की सुबह ट्वीट किया और लिखा, अगर किसानों को बॉर्डरों से जबरन हटाने की कोशिश हुई तो वे देश भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। गाजीपुर बॉर्डर से हटाए जा रहे बैरिकेडिंग पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रशासन जेसीबी की मदद से यहां लगे टेंट को उखाड़ने की कोशिश कर रहा है। अगर प्रशासन यहां से टेंट उखाड़ेगा तो किसान सरकारी दफ्तरों के बाहर टेंट लगा देंगे। भाकियों के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने कहा कि सरकारी पिछले कई दिनों से साजिशें कर रही है, मगर ऐसी साजिशों से किसान आंदोलन का समाधान नहीं हो पाएगा। उन्होंने बताया कि 6 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर किसानों की बड़ी बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप झेल रहा चीन अब नई थ्योरी गढ़ रहा है। इस थ्योरी में वह खुद पर लगे आरोपों को दुनिया के दूसरे देशों पर डालने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए ट्विटर से लेकर चीनी मीडिया ने जबरदस्त अभियान छेड़ रखा है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चीन की मीडिया अपनी नई थ्योरी को स्थापित करने के लिए कई सारे फर्जी अकाउंट भी संचालित कर रही है। इस नई थ्योरी में चीन ने अमेरिका, ब्राजील जैसे देशों पर आरोप लगाया है कि दुनिया में कोरोना संक्रमण के लिए वह जिम्मेदार है। वहीं कोविड-19 वायरस पर चीनी मीडिया ने नई थ्योरी दुनिया के सामने रखी है। चीनी मीडिया के मुताबिक पूरी दुनिया में कोरोना वायरस फैलाने के पीछे अमेरिका, सऊदी अरब, ब्राजील जैसे देशों का हाथ है। चीन की नई थ्योरी के मुताबिक अमेरिका से सूअर का मांस, ब्राजील से गौ मांस, सऊदी अरब से झींगा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मेन से झींगा मछली कोविड-19 फैलाने का कारण है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में नहीं रहते, बल्कि वे सभी भारतीय के दिल में रहते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित एकता परेड को वीडियो संदेश के जरिए संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल सिर्फ इतिहास में नहीं रहते, बल्कि वे सभी भारतीयों के दिल में रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्रीय एकता दिवस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीवन का हर पल जिसने समर्पित किया, ऐसे राष्ट्रीय नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। पीएम मोदी ने कहा, सरदार पटेल हमेशा चाहते थे कि भारत सशक्त हो, समावेशी भी हो, संवेदनशील हो और सतर्क भी हो, विनम्र हो, विकसित भी हो। उन्होंने देश हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। आज उनकी प्रेरणा से भारत बाहरी और आंतरिक हर प्रकार की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम हो रहा। उससे कई अधिक आज़ादी के इस अमृत काल में होने वाला है। आज़ादी का ये अमृत काल विकास की अभूतपूर्व गति का है। कठिन लक्ष्यों को हासिल करना है। ये अमृत काल सरदार साहब के सपनों के भारत के नव निर्माण का है। साथ ही मोदी ने कहा, आज़ादी का यह अमृत काल विकास की गति का है, अद्भुत और सिद्धि को भी हासिल करने का है। ये सरदार साहब के भारत के नव निर्माण का है। सरदार साहब हमारे देश को एक शरीर के रूप में देखते थे, एक जीवंत इकाई के रूप में देखते थे। इसलिए इनकी एक भारत का मतलब यह भी था जिसमें हर किसी के लिए एक समान अवसर हो, एक समान सपने देखने का अधिकार हो। उन्होंने कहा, आज से कई दशक पहले उस दौर में भी उनके आंदोलनों की ताकत यह होती थी कि उसमें महिला, पुरुष, हर वर्ग, हर पंथ की सामूहिक ऊर्जा लगती थी। इसलिए आज जब हम एक भारत की बात करते हैं तो उसे एक भारत का स्वरूप होना चाहिए। एक ऐसा भारत जिसकी महिलाओं के पास एक से अनेक अवसर हो। एक ऐसा भारत जहां दलित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, देश का प्रत्येक नागरिक खुद को एक समान महसूस करे। एक ऐसा भारत जहां पर बिजली, पानी जैसी सुविधाओं में भेदभाव नहीं, एक समान अधिकार हो। यही तो आज देश कर रहा है। इसी दिशा में नित नए लक्ष्य तय कर रहा, और यह तब हो रहा क्योंकि आज देश के हर संकल्प में सबका साथ जुड़ा हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं, बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। आज देश भर में एकता का संदेश लेकर आगे बढ़ रहे हमारे ऊर्जावान साथी भारत की अखंडता के प्रति अखंड भाव के प्रतीक है। ये भावना हम देश के कोने कोने में हो रही राष्ट्रीय एकता परेड में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर हो रहे आयोजनों में भली भांति देख रहे हैं।
शहरों की भीड़ भाड़ में जहां एक तरफ लोगों को घूमने फिरने के लिए पार्क में जाना पड़ता है, तो वहीं बेजुबान जानवर कहां जाएं, इसके लिए दिल्ली में पहला डॉग पार्क बनाया गया है, जहां जानवर आराम से टहल सकते हैं। दरअसल उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने शनिवार को राजेंद्र नगर में दिल्ली के पहले डॉग पार्क की शुरुआत की है। शहरों की भीड़ भाड़ में जहां एक तरफ लोगों को घूमने फिरने के लिए पार्क में जाना पड़ता है, तो वहीं बेजुबान जानवर कहां जाएं, इसके लिए दिल्ली में पहला डॉग पार्क बनाया गया, जहां जानवर आराम से टहल सकते हैं। दरअसल उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने शनिवार को राजेंद्र नगर में दिल्ली के पहले डॉग पार्क की शुरुआत की है। यहां लोग अपने पालतू जानवरों को टहला सकते हैं और साथ ही उनके साथ खेल सकते हैं। एनडीएमसी ने एक बयान में कहा, इस पार्क का उद्घाटन महापौर राजा इकबाल सिंह ने किया। इस मौके पर सिंह ने कहा कि कोविड महामारी के चलते लोगों को तो घरों में बंद रहना ही पड़ा, लेकिन बेचारे पालतू जानवर भी घरों के अंदर ही बंद रहे। उन्होंने कहा कि इस डॉग पार्क में हरियाली के साथ ही झूले भी उपलब्ध हैं। महापौर ने एक बयान में कहा कि दिल्ली का पहला डॉग पार्क पालतू जानवरों को स्वस्थ रखने में मददगार साबित होगा। करोल बाग की असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर विशाखा यादव ने कहा कि यह पार्क पालतू जानवरों के लिए स्पेशल बनाया गया है। यहाँ डीएसए के सहयोग से पूरे पार्क में खूबसूरती के चित्रित डॉग कैरिकेचर और पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो इससे एक जीवंत डीएसए के सहयोग से पूरे पार्क में खूबसूरती से चित्रित डॉग कैरिकेचर और पेंटिंग बनाई गई हैं, जो इससे एक जीवंत वातावरण का रूप देता है। इस पार्क में विभिन्न तरह के झूले भी हैं, जो कि इस पार्क की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। यहाँ आकर लोग आराम से अपने पालतू जानवरों के साथ खेल सकते हैं। 2020 में देश भर में 13,000 से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हुई। इन हादसों में करीब 12,000 लोगों की मौत हो गई। यह खुलासा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ट्रेन हादसे में प्रतिदिन मरने वालों की संख्या 32 थी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2020 में देश भर में 13,000 से ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हुई। इन हादसों में करीब 12,000 लोगों की मौत हो गई है। यह खुलासा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ट्रेन हादसों में प्रतिदिन मरने वालों की संख्या 32 थी। हालांकि रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 8400 लोगों की मौत ट्रेन से गिरने या फिर रेलवे ट्रैक पार करते समय हुई। एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ट्रेनें हादसे हुए, तो वहीं उत्तर प्रदेश का इसमें दूसरा स्थान है। महाराष्ट्र में जहां रेल हादसों में 1922 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 1558 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा रेलवे क्रॉसिंग पर हुए हादसों में उत्तर प्रदेश के पास शर्मनाक रिकॉर्ड है। केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे क्रॉसिंग में हुए भिड़ंत में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। वहीं दूसरा नंबर बिहार, तो तीसरा स्थान पर मध्य प्रदेश है। 2020 में सामने आए आंकड़ों में रेल दुर्घटनाएं की स्थिति कुछ सुधरी हुई दिख रही है। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में जहां 27,987 रेल दुर्घटनाएं हुई थी, तो वहीं 2020 में 13,018 हादसे हुए। 2020 में हुए हादसों में 9,117 हादसे ऐसे थे जिसमें या तो यात्री की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई, फिर वह क्रॉसिंग या अन्य जगहों पर ट्रेन के सामने आ गया। इस तरह के हादसों में देश भर में 8400 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज़। नमस्कार।